जय हिंद दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जो भी अभ्यर्थी रेलवे की एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो काफ़ी महत्वपूर्ण यह टॉपिक है, यानी भारत की जनगणना 2011 से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में बार बार, वहीं एग्जैक्ट प्रश्न लिए गए हैं, यानी आपके रिवीजन भी कराने वाले और कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। काफ़ी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी इसमें किस में बार बार पूछा जाता है, तो किसी भी एग्जाम में जाते हैं तो सबसे पहले यानी आरआरबी ग्रुप डी, आरआरबी एनटीपीएससी, एलपी लोको पायलट और आरपीएफ टेक्नीशियन और एसआई, ठीक साथियों। और अन्य एग्जाम में जैसे एसएससी सीजीएल, एसएससी एमटीएस, किसी भी टीचर वैकेंसी, यूपी पुलिस, किसी भी आप जाते हैं, यानी किसी भी एग्जाम में जाते हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ से भारत की जनगणना 2011 से 1 से 2 नंबर पूछ लिए जाते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको बता दें साथियों कि अगर आप लोग हमारे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त यार फ्रेंड के साथ इसे ज़रूर शेयर करिएगा। अगर आप इस वीडियो को पाना चाहते हैं तो यानी चैनल के बायो में दिया गया है लिंक, वहाँ से इसे जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। यानी व्हाट्सअप चैनल, टेलीग्राम चैनल दोनों पर जाकर उस पर अवेलेबल होगा, यानी उस पर शेयर कर दी जाएगी। वह आसानी से आप लोग इस पीडीएफ को स्क्रॉल कर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं ऑफलाइन, ठीक साथियों। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी जो पहला पॉइंट दिया गया है भारत से संबंधित दिया गया है कि भारत में पहली जनगणना की शुरुआत कब की गई थी, ठीक साथियों। भारत की जनगणना की शुरुआत कब की गई थी, तो आप लोग आंसर बताइएगा कि जो कब की गई थी। जो की गई थी यानी 1872 में की गई थी, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में की गई थी, ठीक साथियों। लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में की गई थी, यानी 1872 में पहली भारत की जनगणना की शुरुआत हुई थी। चलिए अगले पॉइंट चलते हैं। अगला पॉइंट क्या दिया गया है कि देश में नियमित जनगणना की शुरुआत कब से हुई, तो नियमित मतलब आप लोग कह सकते हैं कि 1881 से शुरुआत की गई। 1872 में पहली जनगणना की गई और दूसरी जनगणना कब हुई, यानी जब दूसरी हुई यानी 1881 से लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हो गया। यानी शुरुआत नियमित, जैसे आप लोग कहते हैं हर 10 वर्ष के बाद, ठीक है, तो हर 10 वर्ष के बाद जनगणना होता है तो नियमित जनगणना माना जाता है, ठीक है। तो चलिए अगले पॉइंट चलते हैं। स्वतंत्र यानी स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी, तो यह 1951 में हुई थी। 1951 में भारत की पहली जनगणना हुई थी, वह स्वतंत्र होने के बाद, ठीक ठाक यूँ। चलिए अगले पॉइंट चलते हैं कि अगला पॉइंट क्या दिया गया है। जो अगला पॉइंट दिया गया है कि जनगणना का महाविभाजक वर्ष किसे कहा जाता है, तो 1921 को कहा जाता है। यानी 1921 को जनगणना का महाविभाजक वर्ष कहा जाता है। तो आप लोग आंसर दे सकते हैं, किसी भी परीक्षा में जाएंगे तो अगर ऐसा देगा तो आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अगले पॉइंट चलते हैं। अगला पॉइंट क्या दिया गया है, जनगणना का लघु विभाजक वर्ष कौन सा है, तो 1951 में है और स्वतंत्र भारत का पहली जनगणना 1951 है, ठीक है। तुम चलिए अगले पॉइंट चलते हैं। अगला पॉइंट क्या दिया गया है कि जनगणना की अवधि प्रत्येक 10 वर्ष पर होती है, ठीक साथियों। यानी जनगणना की अवधि है प्रत्येक 10 वर्ष पर होती है। तो चलिए अगले पॉइंट चलते हैं। अगला पॉइंट क्या दिया गया है कि जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है, तो डेमोग्राफी कहलाता है, ठीक है। तो डेमोग्राफी कहलाता है। जैसे यह ग्राफ है, जैसे यह टाइम दे दिया गया, ठीक है, वर्ष हो गया, यह यानी जनसंख्या दे दी गया, तो कितने टाइम पर कितना जनसंख्या बढ़ा है घटा है, तो सब इस ग्राफ के हिसाब से दर्शाया जाता है और इसको अध्ययन किया जाता है। चलिए अगले पॉइंट चलते हैं। अगला पॉइंट क्या दिया गया है। अगला पॉइंट दिया गया है दोस्तों, यानी 2011 की जनगणना का क्रम कौन सा क्रम है, तो 15वां क्रम है। यानी देश की 15वीं तथा स्वतंत्र भारत की 7वीं, ठीक साथियों। जब तक यानी 1872 में पहली जनगणना कराई गई थी, ठीक साथियों, तो लॉर्ड मेयो के द्वारा किया गया था, तो पहली जनगणना, और उसके बाद 1881 में हुआ था जनगणना, तो नियमित रूप से कराया गया, ठीक साथियों। तो बीच बीच में कभी कभी हुआ भी नहीं, ठीक है। तो उसमें यानी देश की यानी भारत की 15वीं जनगणना, और उसके बाद जो स्वतंत्र भारत के बाद कितनी जनगणना हुई है, तो 7वीं जनगणना है।
बट आपको बता दें साथियों कि 2021 में जनगणना होना था। कोरोना काल के वजह से, यानी कोरोना आ जाने के वजह से जो चाइना के द्वारा फैलाया गया था कोरोना, वह इतना एग्रेसिव हो गया कि सभी देशों में यह एक्टिव हो गया और लॉकडाउन लग गया। लगने के बाद क्या हुआ था कि 2021 में होना था, मगर इसको बंद कर दिया गया। पर अब इसकी पहल चल रही है 2024। ठीक साथियों, विधानसभा का चुनाव हुआ है, उसमें नियम पारित किया गया है कि इस साल तो नहीं, 2025 ले भारत की जनगणना शायद कराई जा सकती है। ठीक साथियों, तो चलिए अगले पॉइंट चलते हैं। 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या था? ठीक साथियों, तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य, यानी कुल कितने प्रश्न थे? कुल 29 प्रश्न थे। चलिए अगले पॉइंट चलते हैं। अगला क्या है? बहुत ही अच्छा है, जनगणना का शुभंकर। ठीक है, तो शुभंकर यानी प्रग्रक शिक्षिका। ठीक है, तो चलिए अगले पॉइंट चलते हैं। अगला पॉइंट क्या दिया गया है कि प्रथम जनगणना कश्मीर, यानी डब्ल्यू फलांडे। ठीक है, तो डब्ल्यू फलांडे। चलिए अगले पॉइंट चलते हैं। अगला पॉइंट क्या दिया गया है? स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त कौन थे? ठीक है, तो आयुक्त कौन थे? जो यानी स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त कौन थे? तो R.A. गोपाल स्वामी, यानी 1959 से लेकर 1953 तक। ठीक है, तो यह प्रश्न पूछा गया है रेलवे के परीक्षा में। ठीक है, तो चलिए अगले पॉइंट चलते हैं। अगले पॉइंट क्या दिया गया है कि वर्तमान जनगणना आयुक्त कौन है? तो जो 2011 के समय क्या हुआ था, तो उस समय वर्तमान जनगणना आयुक्त शैलेश थे। ठीक है, तो इस बार क्या हुआ है कि इस बार 2021 में होना था तो नहीं हुआ, तो इस टाइम कोई नहीं है। ठीक है, तो जैसे इसका प्रोजेक्ट बनाया जाएगा कि कैसे जनगणना कराया जाएगा, तो उसमें एक जनगणना आयुक्त बनाया जाता है। ठीक साथियों, कहीं ना कहीं एक कमेटी बैठाई जाती है, तो कमेटी का एक अध्यक्ष होता है, तो कहीं ना कहीं उसमें होता है। तो उस टाइम 2011 में हुआ था, तो शैलेश कुमार थे। ठीक है, तो शैलेश जी से। चलिए अगले पॉइंट चलते हैं। अगला पॉइंट क्या दिया गया है कि पहली बार जाति आधारित जनगणना कब हुआ था? तो आप लोग बता सकते हैं कि 1931 में हुआ था। चलिए अगले पॉइंट चलते हैं। अगला पॉइंट क्या दिया गया है? विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को मनाया जाता है। चलिए अगले पॉइंट चलते हैं। अगला पॉइंट क्या दिया गया है? कुल जनसंख्या, यानी भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? तो 121.08 करोड़, यानी 2011 के अकॉर्डिंग, जनगणना के अकॉर्डिंग। बट अब इस बार क्या हुआ कि यानी 141 करोड़ दशमलव कुछ ऐसे पॉइंट दिए गए हैं, जो हम लोग अब चाइना से आगे चल रहे हैं। एक आंकड़ा के मुताबिक बताया जा रहा है, और भारत पहले नंबर पर हो गया है जनसंख्या के हिसाब से। अभी तक जनगणना नहीं हुआ है। जनगणना का मतलब एक वो निकलता है, क्या कहते हैं, एक सूची निकलती है। उस सूची में सभी देशों का वो होता है, यानी जनसंख्या वृद्धि होती है, कौन सा देश कितना जनसंख्या है। तो चाइना का, यानी चाइना जो है 80 लाख ना, 80 लाख भारत से कम है जनसंख्या में, 80 लाख। तो अगर यहीं 80 लाख अधिक रहता चाइना का, तो वह पहले नंबर पर होता। तो इतना ही फर्क है, ज़्यादा फर्क नहीं है। ठीक है, तो चलिए अगले पॉइंट चलते हैं। अगला पॉइंट क्या दिया गया है? भारत में विश्व जनसंख्या का भाग कितना है? यानी भारत में जो विश्व जनसंख्या है, जो संख्या हम लोग का है, तो कितना प्रतिशत है? तो 17.5% निवास करता है भारत में। चलिए अगले पॉइंट चलते हैं। अगला पॉइंट क्या दिया गया है कि पुरुष जनसंख्या, यानी पुरुष जनसंख्या के बारे में बताया गया है कि पुरुष जनसंख्या 62 करोड़, यानी 51.47% पुरुषों की संख्या है। और महिलाओं की संख्या कितनी है? तो 58.75 करोड़, यानी इसके परसेंटेज में कह सकते हैं कि 48.53। ठीक है, 53% हैं। चलिए अगले पॉइंट चलते हैं। अगला पॉइंट क्या दिया गया है? अगला पॉइंट दिया गया है दोस्तों, 10 की वृद्धि दर कितनी है? यानी 10 की वृद्धि दर कितनी है कि हर प्रत्येक वर्ष, यानी हर 10वें वर्ष पर वृद्धि कितनी है? तो 17.7% वृद्धि होती है। तो वार्षिक, मानी एक वर्ष में कितना होता है? तो 1.640%। ठीक है, तो इतना वृद्धि होता है।
कुल साक्षरता कितनी है, तो आप लोग बता सकते हैं 73% हमारे देश में लोग यानी शिक्षित हैं। पुरुष साक्षरता दर कितनी है, तो यानी कितने पुरुष भारत में शिक्षित हैं, तो 80.9% शिक्षित हैं। ठीक साथियों, चलिए अगले पॉइंट चलते हैं। अगला पॉइंट क्या दिया गया है कि महिला के पूछा गया है, महिला क्या दिया गया है, तो महिला का दिया गया है कि दर है 64 ठीक साथियों 64.6% महिलाएं शिक्षित हैं। ठीक साथियों, चलिए अगले पॉइंट चलते हैं। अगला पॉइंट क्या दिया गया है, अगला पॉइंट दिया गया है लिंगानुपात से दिया गया है। ठीक है, लिंगानुपात यानी जो महिलाएं हैं यानी 943 प्रति 1000 पुरुष। ठीक साथियों, यानी जो 1000 पुरुष हैं, 1000 पुरुषों पर 23 यानी 943 महिलाएं, यानी आप कह सकते हैं कि 943 महिलाएं 1000 पुरुष। तो कितना अंतर पड़ रहा है, यानी यह पड़ रहा है आपका 57। ठीक साथियों, यानी आप कह सकते हैं 57 पुरुष हो गए और 43 महिलाएं। ठीक साथियों, तो चलिए अगले पॉइंट चलते हैं। शिशु लिंगानुपात कितना है, 0 से 6 वर्ष से बीच में 919। ठीक साथियों, जनसंख्या घनत्व, ठीक साथियों जनसंख्या घनत्व तो कहाँ पे है, यानी जनसंख्या घनत्व कितना है एक व्यक्ति पर, तो यह है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक साथियों, यानी 1/1 यानी 1 किलोमीटर ऐसे ले रहे हैं। ठीक साथियों, जैसे 1 किलोमीटर ऐसे हो गया, 1 किलोमीटर ऐसे हो गया, इतना क्षेत्रफल में कितने व्यक्ति रहते हैं, निवास करते हैं, तो भाग दिया गया है। तो 382 व्यक्ति इसमें निवास करते हैं, इतना इसका औसत है। ठीक साथियों, तो सबसे आप बता सकते हैं सबसे घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो बिहार है। ठीक है, तो बिहार सबसे जनसंख्या घनत्व है। वहीं केंद्र शासित प्रदेश पूछ ले तो दिल्ली होगा। तो चलिए अगले पॉइंट चलते हैं। अगला पॉइंट क्या दिया गया है, सर्वाधिक लिंगानुपात। ठीक साथियों किसमें है, तो केरल में 1084 है। ठीक है, तो 1084 लिंगानुपात है। न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ पे है, तो हरियाणा में है 879। ठीक है, तो 879। चलिए अगले पॉइंट चलते हैं। सर्वाधिक केंद्र शासित लिंगानुपात कहाँ है, तो पुडुचेरी है। ठीक है, तो पुडुचेरी है। चलिए अगले पॉइंट चलते हैं। अगला पॉइंट क्या दिया गया है, न्यूनतम केंद्र शासित लिंगानुपात कितना कहाँ पे है, तो दमन व द्वीप है। ठीक है, तो पुडुचेरी दमन द्वीप। ठीक है, तो दमन और दीव तो उस 2011 के अनुसार है। ठीक है, तो चलिए अगले पॉइंट चलते हैं। अगला पॉइंट क्या दिया गया है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ पे है, तो बिहार में है। ठीक है, तो आपको बताए थे, तो कितना है 1106 यानी 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, तो यानी जो दिया गया है जो बिहार में है तो 1106 है। तो चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट क्या दिया गया है, अगला पॉइंट दिया गया है कि न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कहाँ पे है, तो यह अरुणाचल प्रदेश में है, यानी 17 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। चलिए अगले पॉइंट चलते हैं। सर्वाधिक केंद्र शासित घनत्व कहाँ पे है, तो दिल्ली है। तो अगले पॉइंट पर आपको बताए थे कि कहाँ था, दिल्ली था। ठीक साथियों, तो चलिए अगले पॉइंट चलते हैं। अगला पॉइंट क्या दिया गया है कि न्यूनतम केंद्र शासित जनगणना। ठीक साथियों, जनगणत्व अंडमान निकोबार है। ठीक साथियों, अगले पॉइंट चलते हैं। अगला पॉइंट क्या दिया गया है कि सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पे है, तो उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कितना है कि 19.98 करोड़ है। तो मान सके लगभग में 20 करोड़। ठीक है, तो 20 करोड़ इस टाइम कितना हुआ है, प्रेजेंट टाइम में आंकड़े के हिसाब से दिया गया है, यानी जो 32 करोड़ के आसपास आ रहा है उत्तर प्रदेश का जनसंख्या। तो 10 सालों में इतना वृद्धि हुआ है। तो चलिए अगले पॉइंट चलते हैं। 10 नहीं 2011 में हुआ था और इस 2024 चल रहा है, तो कहीं ना कहीं 13-14 साल हो गए हैं। तो जनगणना होना था 2021 में, मगर इस चाइना के कोरोना की वजह से नहीं हो पाया। ठीक है, तो चलिए अगले पॉइंट चलते हैं। अगला पॉइंट क्या दिया गया, न्यूनतम जनसंख्या कहाँ पाया जाता है, तो सिक्किम में है। सिक्किम में सबसे न्यूनतम जनसंख्या है। सिक्किम कितना है, 6.11 लाख, यानी लगभग 11 लाख। ठीक साथियों, तो यानी 6.11 लाख आप लोग कह सकते हैं। चलिए अगले पॉइंट चलते हैं। अगला पॉइंट क्या दिया गया है, सर्वाधिक केंद्र शासित जनसंख्या दिल्ली है।
चलिए अगले ईयर रिपीटेड हुआ है, ठीक है। तो चलिए अगले पॉइंट चलते हैं। अगला पॉइंट क्या दिया गया है, न्यूनतम केंद्र शासित जनसंख्या कहाँ पे है, तो केंद्र शासित में है लक्षद्वीप है, अधिक सबसे ज़्यादा कहाँ है, दिल्ली में, ठीक है। तो वहीं राज्य में पूछ लेगा सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में है, सबसे कम है तो सिक्किम में है। तो ठीक है, तो इतना तक आप लोग को बता दिए होंगे। चलिए एक और बताते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया गया है कि एकमात्र राज्य जहाँ जनसंख्या घटी है, कहाँ घटी है, नागालैंड में है, नागालैंड में घटी है। तो कुछ 10 पॉइंट के आसपास कुछ, यानी 10% के आसपास कुछ घटी है। चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट क्या दिया गया है, अगला पॉइंट दिया गया है कि न्यूनतम महिला साक्षरता यानी राजस्थान में है, सबसे कम पढ़ी लिखी यानी सबसे न्यूनतम कहाँ पे है, तो महिलाएं 51.5% अशिक्षित महिलाएं हैं, ठीक है। तो सर्वाधिक केंद्र शासित साक्षरता लक्षद्वीप है, ठीक है। तो चलिए अगले पॉइंट चलते हैं। अगला पॉइंट क्या दिया गया है, न्यूनतम केंद्र शासित साक्षरता कहाँ पे है, दादर व नगर हवेली है, ठीक है। तो चलिए अगले पॉइंट चलते हैं। अधिक जनसंख्या वाला जिला, जनसंख्या जिला कौन सा है, तो ठाणे महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है। तो महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है, मुंबई है। तो चलिए अगले पॉइंट चलते हैं। अगला पॉइंट क्या दिया गया है, अगला पॉइंट दिया गया है कि कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल जो दिबांग घाटी है, दिबांग ऐसा एक प्लेस है, ठीक साथियों, जो भारत का एकदम पूर्वी छोर है, ठीक है। तो पूर्वी पॉइंट है। चलिए अगले पॉइंट चलते हैं। अगला पॉइंट क्या दिया गया है, अगला पॉइंट क्या दिया गया है, अधिक जिलों वाला राज्य कौन सा है, तो यह यानी अधिक जिलों वाला राज्य कहाँ पे है, तो यह उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, ठीक साथियों, 75 जिले हैं। लोकसभा कितना है, तो 80 लोकसभा सीटें यहाँ पर हैं। इसका राज्यसभा कितना है, यानी जो विधायकी का सीट होता है परिषद का, तो कितना है, 403 सीटें विधानसभा का, ठीक है। तो विधानसभा का इतना 400 सीट है और लोकसभा का 80 सीटें हैं। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ पे है, लखनऊ में है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है, लखनऊ है। उत्तर प्रदेश का न्यायालय कहाँ है, तो हाई कोर्ट इलाहाबाद है। तो आप लोग इतना प्रिपेयर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के बारे में इतना बताएं हम, ठीक है। तो यह पॉइंट समाप्त हुआ। तो कहीं ना कहीं यह काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट थे जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, रेलवे के या किसी भी एग्जाम में आप जाते हैं, खासतौर से रेलवे के लिए प्रिपेयर किया गया है। सभी जितने भी पूछे गए सब हर शिफ्ट में रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो कमेंट कर बताइएगा तो वीडियो कैसा लगा हो और किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, तो आपको प्रॉपर ढंग से बना दी जाएंगे और आपको उसको पढ़कर कहीं ना कहीं एग्जाम में सहायता मिल सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से सबसे पहले आपको हर टॉपिक भी और ट्रिकली के द्वारा इस पर बताया जाएगा और आप लोग प्रिपरेशन करते रहेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।